नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। मॉर्निंग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे देश विदेश के साथ, कुछ क्राइम की भी खबर, कुछ मौसम की भी बात होगी, कुछ राफेल की भी बात होगी। आखिर राफेल की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत को। इंटरनेशनल खबरों के साथ साथ कुछ हम अजूबे जो होते हैं उस टाइप की भी खबरों पर बात करेंगे। बात इतनी ही नहीं है, बात अगर हम पाकिस्तान की करें तो वहाँ टीटीपी से लेकर के बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इंटरनल कलह जो हो रहा है उसका भी हम जिक्र करेंगे। बात रही आखिर भारत को 40 राफेल खरीदने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इस पर भी हम जिक्र करेंगे। वो राफेल भारत खरीद रहा है और भारत को एकाएक इतना बड़ा सौदा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या कहीं कोई बड़ी साजिश के तहत क्या ये चीज़ की डिमांड की गई है कि 40 राफेल, या पुराने सौदे थे जिसकी डील पक्की हुई है, या उस सौदे के तहत जो था वो भारत पहले से खरीदने के लिए पाइपलाइन में लगा था, उसको खरीदने के लिए वो डील का टाइम पूरा हो गया और वो फिर उसके प्रोसेस में खरीदी जाए। इन सारी चीज़ों पे भी हम जिक्र करेंगे। उसके साथ ही अगर देखें तो कुछ रेलवे स्टेशन की पटरियों पर फिर से वो लकड़ी रख देना और साजिश रचना, इस टाइप की भी खबर आई है। वो लखनऊ से आई है कि आखिर रेल पटरियों पे फिर से लकड़ियाँ रखना, लकड़ियाँ सेंस बोले जाए तो पटरी के नीचे पहले लकड़ियाँ लगती थी, उस टाइप की लकड़ियाँ भी रखी जाने लगी हैं। जबकि अब रेलवे कुछ सालों के अंदर में जितने भी बदलाव किए हैं उसमें से अब सिर्फ सीमेंट की जो है वो रखी जा रही हैं। अब लकड़ियों को जनरली ज़्यादातर हटा दिया गया, लेकिन ये लकड़ी का जो नीचे से रखने का वो गुटका जो होता है पटरी के नीचे रखा जाता है, वो आया कहाँ से, ये भी एक जांच का विषय है। इन सारी पहलुओं पर भी हम करेंगे। और रही बात कि एक ऐसी पत्नी की कि जो आप तक तो आप ये सोचे होंगे कि प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या करती थी, लेकिन हत्या करने का एक नया तरीका उसने निकाला। वो नया तरीका भी आप देखिएगा। वो नया तरीका इस लेवल का है कि पहले वो गला घोंटती है, गला घोंटने के बाद फिर वो सपेरे से सांप लेती है, सांप मांगने के बाद वो पति के नीचे सांप रख देती है। मरने के बाद फिर वो ये मैसेज जाता है कि सांप के डसने से पति की मौत होती है। लेकिन कारनामा यहीं नहीं रुकता है। पोस्टमार्टम होने के बाद ये खुलासा जो होता है उसको लेकर के ये सातिर चाल जितने थे वो भी निकल के बाहर आते हैं। एक ऐसी माँ की जो पति को ये बोलती है कि हम अस्पताल जा रहे हैं, डिलीवरी हमें करानी है, और अस्पताल जाती है और बच्चा चोरी करके लाती है, कहती है ये जी हमारा बच्चा हुआ है, कल हुआ है। मतलब इस तरीके का भी चाल देखिए। और कुछ घंटों में ही वो गिरफ्तारी होती है, तब जाके खुलासा होता है कि है क्या मामला। तो इन सारी स्टोरियों पे हम चर्चा करेंगे जो दिन भर छाई रही सुर्खियों में, और बने रहिए हमारे साथ। हम एक एक स्टोरी का जिक्र करते हैं। बात मुर्शिदाबाद की करें तो मुर्शिदाबाद बंगाल का मामला ये ऐसा छाया हुआ है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार वहाँ ग्राउंड पर जो एक बवाल मच रहा है, उस बवाल को लेके ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम यहाँ लागू नहीं करेंगे। वहाँ की लोकल जो इनपुट आ रहा है उसमें ये माना जा रहा है कि इसमें जो आग लगाने का काम है वो आतंकी गतिविधि है। जो एक बॉर्डर है इंडिया से और बंगाल का, उसको लेकर के भी लगाए जा रहे हैं कि इस आड़ में कुछ आतंकी गतिविधियाँ भी इंटरफेयर कर रही हैं। वो आतंकी गतिविधियाँ कितनी तेज़ी से, कौन घुस रहा है, कहाँ से कौन काम कर रहा है इनके पीछे, ये भी एक देखने की ज़रूरत है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर के माध्यम मुर्शिदाबाद को लेकर के बवाल है, माध्यम सिर्फ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध है, न कि ये सिर्फ दिखावा। अगर आप ये मान के चलिए तो ये सिर्फ दिखावा हो सकता है, इसके पीछे की जो एक इंटरनेशनल चाल है उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। मुर्शिदाबाद को किसने जलाया, वक्फ के विरोध में किसने सुलगाया, किसे बंगाल का अमन चैन रास नहीं आया, क्या इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश थी, दंगे की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जांच एजेंसियां और पश्चिम बंगाल पुलिस तलाश रही है। साजिश के हर एंगल पर जांच पड़ताल चल रही है। हिंसा के आरोपियों से पूछताछ हो रही है, लेकिन पूछताछ के बीच बंगाल हिंसा को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। मुर्शिदाबाद हमलों को लेकर जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि ये हमले हिंसा, आगजनी, दंगा पूरी प्लानिंग के तहत किए गए।
सूत्रों के हवाले से खबर है, हिंसा के लिए बाकायदा 2 महीने पहले से ही ट्रेनिंग दी गई। हमला करने और हिंसा में नुकसान फैलाने के लिए बाकायदा इनाम तय था। जो जितना ज्यादा नुकसान करेगा उसे उतना ही ज्यादा इनाम दिया जाएगा। हिंसा को अंजाम देने के लिए तुर्की से फंडिंग की जा रही थी। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। तुर्की से इस पूरी हिंसा को ऑपरेट किया जा रहा था। मौका मिलने पर हिंदुओं की हत्या करना भी टारगेट था। इन खुलासों के बीच बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद दंगे के पीछे पीएफआई का हाथ बताया। हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। अभी भी वीडियो अवेलेबल है कि पीएफआई वाज एक्टिव देयर, पीएफआई ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप देयर एंड द सेरेमोनियल एंडिंग सेरेमनी एंड एट द एंडिंग सेरेमनी ऑफ दैट कैंप। बीजेपी के ये आरोप बेहद गंभीर है। ये आरोप बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि देश विरोधी साजिश रचने के आरोप में पीएफआई को बैन किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर पाबंदी लगाई है, लेकिन अगर बंगाल में पीएफआई की एक्टिविटी चल रही है तो सवाल है पीएफआई को बंगाल में कौन संरक्षण दे रहा है? कौन देश विरोधी संगठन को फलने फूलने दे रहा है? कौन पीएफआई को फंडिंग कर रहा है? जाहिर है इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, और इन जवाबों को तलाशने के लिए बीजेपी ने मुर्शिदाबाद दंगे की एनआईए जांच की मांग की है। और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वह इंटरनेशनल फोर्स का एक्टिविटी जाए। पहले एनआईए हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में। सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया एनआईए। यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है। शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी और बीएसएफ की मिलीभगत से मुर्शिदाबाद का दंगा हुआ। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? देखो ये दुर्भाग्य है। एक मुख्यमंत्री जो सीमाओं पर बीएसएफ रात दिन अपने परिवार को छोड़कर सीमा की रक्षा, मां भारती की सेवा, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करता है। एक मुख्यमंत्री उसके खिलाफ बोल रही है। यह दुर्भाग्य है। क्यों बोल रही है? तुष्टीकरण। क्यों बोल रही है? एक वोट बैंक। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर आम लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? हिंसा क्यों हो रही है? किसी से छुपा है क्या? रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ये ममता बनर्जी, आपने देश को शर्मसार किया है। मुर्शिदाबाद पर आरोपों की तपिश से सियासी गलियारा खूब तप रहा है। आरोप दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि मुर्शिदाबाद दंगों के पीछे किसका हाथ? क्या पीएफआई ने हिंसा की आग सुलगाई? क्या ममता राज में वाकई पीएफआई को संरक्षण मिल रहा है? और सवाल ये भी, बंगाल में दंगे का मास्टरमाइंड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की अगर हम दूसरी घटना की बात करें तो बलूच और टीटीपी, ये दोनों ऐसे चीज हैं जो आजाद होने की मांग उठा रहे हैं। अब अंतर कला इतना बढ़ गया है कि वहाँ भी प्रदर्शन का दौर इतना तेजी से बढ़ा है कि टीटीपी और बलूच ये दोनों अपने आप को आज़ाद करने की मांग उठा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये मामला कितना तूल पकड़ा है और कहाँ जा कर के बंद होता है। पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। मानी टू नेशन थ्योरी, मुनीर की क्या मजबूरी। That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. कलमा वाला ज्ञान, मुल्क का मालिक भगवान। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। मजहब वाला टॉनिक, मुल्ला क्यों पैनिक।
Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को मुल्ला क्यों कहा जाता है, आज उन्होंने साबित कर दिया। एक देश का आर्मी चीफ मजहब का टॉनिक दे रहा है, कलमा वाला ज्ञान दे रहा है, टू नेशन थ्योरी को सही बता रहा है, और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान जल रहा है, सुलग रहा है। पाकिस्तान के अंदर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक बम के ऊपर बैठा है, एक धमाका और सब तबाह। पाकिस्तान में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई तो पहले से थी, उस पर बलूच और टीटीपी लड़ाकों के हमलों ने इस देश को और थर्रा दिया है। उधर पीओके से लगातार आजादी की आवाज उठ रही है, लेकिन इस देश का आर्मी चीफ अपनी जनता को मजहब का चूरन चटा रहा है, कलमा पर उपदेश दे रहा है। लेकिन मुल्ला मुनीर ये सब ऐसे ही नहीं कर रहे, इसके पीछे है उनका डर, भय। क्या है वो डर, वो भय? इंडिया न्यूज आज आपको बताएगा। पहले सुनिए मुल्ला मुनीर क्या कह रहे हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. एक देश का आर्मी चीफ टू नेशन थ्योरी की वकालत कर रहा है, साफ साफ कह रहा है वो हर मामले में हिंदुओं से अलग है। ऐसे में कैसे माना जा सकता है पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित रह सकता है? पाकिस्तान से अक्सर हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आती रहती हैं, और अब खुद पाकिस्तान का आर्मी चीफ कह रहा है वो हिंदुओं से अलग हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इस तकरीर में उनका डर भी झलकता है। वो कहते हैं अगली पीढ़ी को ये बताना होगा पाकिस्तान किस सोच पर बना और क्यों इसकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. इसके पीछे छिपा मुनीर का डर साफ दिखाई दे रहा है। जब मुनीर ये कहते हैं हर पाकिस्तानी को अपनी अगली पीढ़ी को पाकिस्तान की कहानी सुनानी चाहिए, तो वो एक गहरी असुरक्षा को उजागर करते हैं। मुल्ला मुनीर को डर है आने वाली पीढ़ियां देश की बुनियादी विचारधारा से दूर होती जा रही है। पाकिस्तान के युवाओं के बीच हाल के दिनों में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। सोशल मीडिया पर कई भारत की तारीफ करते नजर आ जाते हैं, चाहे भारतीय क्रिकेट टीम हो या इसरो की कामयाबी या फिर आर्थिक विकास से जुड़ी खबरें। पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से इन मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाती है और भारत की तारीफ करती है, उससे असीम मुनीर का ये डर लाजमी भी दिखता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पहले सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान की तुलना मदीना से करते हुए कहा उनका देश भी कलमे की बुनियाद पर बना है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। इस बयान में मुनीर का दूसरा डर झलकता है। मुनीर के इस तरफ पाकिस्तान की स्थापना को कलमे की बुनियाद और मुस्लिमों के पवित्र शहर मदीना से जोड़ना अपने देश के अस्तित्व को धार्मिक वैधता देने की कोशिश करने के रूप में देखा जा सकता है, खासकर तब जब देश आर्थिक संकट और अलगाववादी आंदोलनों से जूझ रहा है। बलूचिस्तान और पीओके की आजादी की उठती आवाजों के बीच सेना प्रमुख का ये बयान धार्मिक एकता का भाव जगाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है पाक सेना बलूच और टीटीपी लड़ाकों का कुछ कर नहीं पा रही, अपनी जनता से एकजुट रहने की उम्मीद कर रही है। बलूच लड़ाकों की धमकी देते हुए मुनीर ने दावा किया वो बलूचिस्तान या पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती।
Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। हजारों बलूच सड़कों पर हैं। महिलाएं और बच्चे भी पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की इस लड़ाई में मर्दों के बराबर शरीक हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कहना है सिर्फ 1500 लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। अब जनरल असीम मुनीर के बयान की लोग 1970 में तत्कालीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ याह्या खान से तुलना कर रहे हैं, जिसमें याह्या खान ने दावा किया था पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसके लोग पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते। ये सिर्फ अफवाह है। बाद में नतीजा क्या हुआ ये दुनिया जानती है। Separatism? I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? If you hear these notes, if you hear these rumblings, let me assure you, this is not the real voice of my people. कुल मिलाकर मुनीर अपने देश को, देश के लोगों को धोखे में रख रहे हैं। उन्हें मुल्क की असली सच्चाई से महरूम रख रहे हैं। लेकिन मुनीर भूल रहे हैं सच को दबाया जा सकता है, छिपाया नहीं। जिस दिन सच पाकिस्तान की आवाम के सामने आएगा उस दिन इस मुल्क को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली के सफदरजंग एक ऐसा अस्पताल जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना आती है बच्चा चोरी की। 4 घंटे में चोरी करने वाली जो महिला होती है बच्चे को गिरफ्तार करती है। बात इतना ही नहीं ख़त्म होता है, बच्चा चोरी करने का एक जो तरीका है और बच्चा चोरी करने का एक जो फार्मूला निकाला उस महिला ने, गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा किया, क्या है पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। देश के बड़े अस्पताल में चौंकाने वाली वारदात। नवजात की चोरी कर अस्पताल से फरार हुई महिला ने 9 महीने तक किया प्रेग्नेंट होने का नाटक। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से दिन दहाड़े एक नवजात को अस्पताल से चुराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी महिला को ढूंढ निकाला। फिर महिला ने जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस सन्न रह गई। पुलिस ने 4 घंटे के अंदर महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अगवा बच्ची को बरामद कर लिया। पति को प्रेग्नेंट होने का दे रही थी झांसा। पकड़ी गई आरोपी महिला का नाम पूजा है। पूजा वो मालवीय नगर के रहने वाले पिंकू की पत्नी है। लगातार पूछताछ के बाद आरोपी पूजा ने खुलासा किया कि उसने अपने पति पिंकू को गर्भवती होने का झांसा देकर धोखे में रखा और 14 अप्रैल को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के बहाने अपने घर से चली गई। 15 अप्रैल को वो अपने घर आई और बताया कि ये बच्चा उसका है। पुलिस की छानबीन में मामले का खुलासा। सफदरजंग अस्पताल में 14 अप्रैल को ही एक बच्ची का जन्म हुआ था। 15 अप्रैल को बच्ची के माता पिता ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बच्ची आधा घंटे पहले गायब हो गई। इसके बाद सफदरजंग एनक्लेव थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। इंस्पेक्टर रजनीश कुमार और उनकी टीम ने सफदरजंग अस्पताल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। फुटेज में देखा गया कि छोटे कद की एक अज्ञात महिला सफदरजंग अस्पताल के उसी मंजिल पर बाकी महिला रोगियों के साथ बातचीत कर रही थी जहां से बच्ची गायब हुई थी। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने कई बार रास्ता बदलने की भी कोशिश की, लेकिन एक जगह सीसीटीवी में आरोपी महिला पुलिस को इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठती हुई दिखाई पड़ी। इसके बाद पुलिस छानबीन करते हुए ई रिक्शा चालक तक पहुंची। उसने बताया कि उसने महिला को मालवीय नगर में छोड़ा था और इसी के आधार पर पुलिस आरोपी महिला तक जा पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सरहद पार की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अपनी चाल में मस्त है, चीन अपनी चाल में मस्त है। भारत जो है उसको जो इनपुट मिल रहा है उसको लेकर के अलर्ट हो गया है। अलर्ट की अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी जो ऑर्डर भारत का है वो 40 राफेल का है। ये 40 राफेल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर की गतिविधियों को लेकर के ऑर्डर किया गया है कि ये पहले की डील थी या फिर किसके लिए किए जा रहे हैं, कौन सी सुरक्षा ऐसी है कि जो इतनी मजबूत करने की भारत को आवश्यकता पड़ी कि 40 राफेल तक ऑर्डर हुआ है। और देखिए पूरी रिपोर्ट में क्या है राफेल की कहानी, वो भी 40 राफेल।
भारत के 40 वायुवीर दुश्मनों को देंगे चीर। चालीस महाबलियों की उड़ान, चीन पाकिस्तान परेशान। राफेल का नया अवतार, दुश्मनों में हाहाकार। वायुसेना की ताकत बढ़ाने, चीन पाकिस्तान में खलबली मचाने, दुश्मनों की नींद उड़ाने फ्रांस से भारत के स्पेशल 40 फाइटर्स आने वाले। भारत के ये फाइटर हवाओं से बातें करेंगे, ड्रैगन की धड़कनें बढ़ाएंगे, हिंद के दुश्मनों को हवा में खाक कर देंगे। सही सुना आपने, चीन की चालबाजी और पाकिस्तान की बढ़ती साजिश को देखते हुए भारत ने फ्रांस से स्पेशल 40 फाइटर्स को बुलाया है। भारत ने फ्रांस से 40 राफेल फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। इसे लेकर भारत और फ्रांस के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। इसे फास्ट ट्रैक MRFA+ समझौते का नाम दिया गया है। 40 राफेल फाइटर जेट्स मिलने के बाद वायुसेना के पास कुल 76 राफेल विमान हो जाएंगे, जो करीब 4 स्क्वाड्रन के बराबर है। ऐसे में स्क्वाड्रन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। वायुसेना के पायलट और ग्राउंड क्रू पहले ही राफेल विमानों से परिचित हैं। ऐसे में नए 40 विमानों को समझना और उनकी सेवाएं लेना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना किसी दूसरे नए फाइटर जेट के साथ हो सकता था। यही वजह है कि भारत ने फ्रांस से 40 और राफेल फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। हिंदुस्तान का राफेल दुश्मनों के लिए काल है। राफेल का फ्रेंच में मतलब तूफान होता है। इस घातक फाइटर जेट की ताकत की बात करें तो राफेल विमान 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। ये फाइटर जेट 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। राफेल को रडार, क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें ताकतवर M88-2 ऑगमेंटेड इंजन लगा हुआ है। राफेल लीबिया और सीरिया जैसे युद्ध क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुका है। भारत में LAC पर ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस खतरनाक फाइटर जेट ने अपनी ताकत दिखाई है। राफेल के साथ भारतीय वायुसेना का बढ़िया तालमेल बन चुका है। इसीलिए भारत ने एक बार फिर से राफेल फाइटर जेट पर भरोसा दिखाया है। 26 राफेल मरीन के बाद फ्रांस से 40 नए राफेल फाइटर जेट की डील करने का प्लान तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने एक गाना सुना होगा, ये इश्क कमीना। ये पूरी लाइन हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि आगे की लाइन है जीना से रिलेटेड है। तो वही फार्मूला एक प्रेमी के साथ मिल करके महिला अपने पति की जब हत्या करती है तो ये भूल जाती है कि ये हत्या जो हो रही है वो हत्या के बाद खुलासा होने का कुछ न कुछ सबूत जो है वो अगर छूटेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हुआ वही। सबूत के तौर पर महिला को ये अंदाज़ा नहीं था। उसने जो साजिश रची, पहले पति का गला घोंटती है, गला घोंटने के बाद फिर वो सपेरे से सांप मंगाती है और पति के कमर के नीचे वो सांप रखती है और सांप बाकायदा 10 बार उस पति को डंक मारता है। लेकिन महिला यही भूल जाती है कि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भी जाती है। बॉडी जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो वहाँ जो खुलासा आता है, उस खुलासे से महिला की करतूत सामने आती है। तो देखिए ये पूरी कहानी कि कैसे प्रेमी ने रचा और प्रेमिका मिली और पति की हत्या की गई और वो सपेरा क्या बोला, सपेरे से क्या डील हुई, उसकी भी कहानी देखिए। ये पूरी अपने आप में एक कॉकटेल कहानी है। अब समझ में आएगा आपको कि कितना सातिर अपराधी जो है वो चाल रच रहा था, लेकिन पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा। कातिल पत्नी जहरीला सांप और पति की हत्या। कत्ल से पहले मां शाकांभरी देवी दर्शन को गई थी पत्नी। पति अमित के साथ किए थे मां शाकांभरी के दर्शन। देवी दर्शन के बाद हत्या की साजिश अंजाम दी थी। गला दबाकर हत्या के बाद लाश के साथ छोड़ा सांप। मेरठ के महसूमा में सौरभ राजपूत जैसा एक और हत्याकांड हुआ। यहाँ पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। इसके बाद खुद को बचाने के लिए
ऐसी साजिश रची कि हर कोई जानकर हैरान हो गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। दोनों आरोपियों ने गला दबाकर पहले हत्या की और फिर वारदात को हादसा दर्शाने के लिए जहरीला सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि पुलिस ने की। चौंकाने वाला खुलासा, महसूमा थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात में अमित का शव रविवार सुबह उसके बिस्तर पर पड़ा मिला। अमित के शव के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान थे, जिसे देखकर परिजन ने सांप के 10 बार डसने से अमित की मौत का दावा किया। परिजनों ने सपेरे को बुलाया, जिसने सांप को अमित के शव के पास से पकड़ा था। बाद में सांप को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया। ग्रामीण और परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस को पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। इससे पुलिस को गला दबाकर हत्या का अंदेशा हुआ और गहनता से जांच शुरू की। पुलिस ने देर रात अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने जानकारी दी कि रविता और अमरदीप ने ही अमित की हत्या की थी। ये विगत दिनों थाना महसूमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई जिसको कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप को गिरफ्तार किया गया है। और महमूदपुर सिखेड़ा गांव के सपेरे से खरीदा सांप। पुलिस के मुताबिक अमरदीप पास के गांव महमूदपुर सिखेड़ा में रहने वाले एक सपेरे से वाइपर सांप को 1000 रुपए में खरीद कर लाया था। वाइपर सांप बेहद जहरीला होता है, इसके डसने से बचने के कम ही चांस होते हैं। रात में अमित की सोते समय गला दबाकर हत्या की गई। इसके बाद शव के नीचे सांप को दबाकर रख दिया गया। दबाव से सांप ने अमित के कई बार डसा। सुबह होने पर रविता ने अपनी योजना के अनुसार हत्या को हादसा दर्शा दिया। मेरठ में मुस्कान और साहिल द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया था, मेरठ के लोग उसे अभी नहीं भूले थे। लेकिन एक मामला मेरठ के थाना बैसूमा का सामने आया है, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और हत्या भी किस तरह की गई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। पहले पति की जो है गला दबाकर प्रेमी के साथ हत्या की गई और उसके बाद जो उसकी बॉडी को एक खाट पर लेटा दिया गया और उसके बाद पहले से ही इन दोनों प्रेमी और प्रेमिका द्वारा पूरा इस घटनाक्रम की साजिश यानी कि पूरा प्लानिंग बनाई गई थी। उसके तहत 1000 रुपए का सांप खरीदा गया और सांप को यानी कि जो पति है उसके बिस्तर पर लेटा दिया गया और सुबह होने पर शोर मचा दिया गया कि सांप के काटने से अमित यानी कि पति की मौत हो गई है और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो पति है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम में खुलासा करते हुए डॉक्टरों की टीम ने कहा कि सांप के काटने से अमित की जो है मौत नहीं हुई है, इसकी मौत गला दबाने से हुई है। अब वहीं मेरठ पुलिस ने जो प्रेमी है प्रेमिका है दोनों को हिरासत में ले लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि जो अमरजीत नाम का गांव का व्यक्ति है उससे जो पत्नी है उसका 1 साल से अफेयर चल रहा था और वे पिछले कुछ समय से जो अमित है पति उसकी हत्या की साजिश लगातार उनके द्वारा की जा रही थी।
मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज। ग्रामीणों को थी प्रेम प्रसंग की भनक, मौत के बाद जताया शक। दोनों आरोपियों ने हत्या को हादसे में बदलने के लिए गहरी साजिश रची। वारदात के बाद अमित के नीचे जिंदा सांप व शरीर पर डसने के निशान देखकर परिजनों को भी सर्पदंश से मौत का विश्वास होने लगा। लेकिन ग्रामीणों को रविता और अमरदीप के प्रेम प्रसंग की पहले से भनक थी। अमित और अमरदीप एक साथ मजदूरी करते थे। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। एक साल से राविता से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमरदीप की अचानक से हुई मौत ग्रामीणों के गले नहीं उतर रही थी और उन्होंने पहले ही दिन शक जाहिर कर दिया। इसी के चलते अमित के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। सर घटना ये हुई है, जैसे लड़का था उसके नीचे सुबह सो के उठा तो सांप मिला, तो सबको डाउट ये है कि सांप ने काट लिया, पर सांप जो इसी स्थिति में दबा हुआ था कि वो इस तरह दब नहीं सकता था। और दूसरे ये था कि जहाँ सांप का मुंह था वहाँ से उसका कोई निशान नहीं था। जैसे सांप जो था हाथ पे बैठा हुआ था तो हाथ पे उसने जरा सा भी निशान नहीं मिला, तो इससे डाउट हुआ कि सांप ऐसा कैसे काट सकता है। दूसरी बात, जैसे लड़की की माँ थी उनसे पूछा गया जब आपने से अमित को सोते हुए देखा तो क्या स्थिति थी, तो इन्होंने बताया कि रिजाई से खाट के चारों पाए दबे हुए ढके हुए थे। तो उससे और डाउट हुआ कि भाई ये तो रिजाई इस तरीके से जैसे बिछा रखी हो, उड़ाई हो ऊपर से। तो ऐसी ये कई सारी बात हुई जिससे पता चला, डाउट होता चला गया कि हाँ ये घटना हुई, कि हमें इस चीज़ का डाउट हुआ कि हाँ इसकी हत्या करी गई है। जैसे वो सो रहा था तो सोते हुए उसके पास लाके चाय और पराठे रख दिए गए कि जिससे ये लगा कि हम उठा रहे थे और हमने बाद में देखा, जबकि वो सुबह जल्दी सबसे पहले उठता था परिवार में। हुआ रात को 9 बजे मेरा लड़का 7 बजे प्रसाद चढ़ा कर आया देवियों का से। मेरे धोरा थोड़ी देर बैठ कर बतड़ा कर दूध लाया, सीमी लाया, बनाई बहू ने, उसे फिर कुछ दे दिया अंदर, वो पड़ गया। हमें कोई मालूम नहीं हुआ। अच्छा जब पड़ गया वो 9 बजे में अंदर बाथरूम है, बाथरूम करने गई तो बल्ब बंद, पर्दा लग रहा, किवाड़ लग रहा। अच्छा थोड़ी देर पीछे जब मैं बीमार हूँ तो मैं फिर गई पेशाब करने, तो मेरा लड़का भारा बेक आधे लुटा रखा और रिजाई उड़ा रखी और बल्ब जल रहा। हमें कोई मालूम नहीं अब क्या हुआ। और अंदर बेड पे ले जाकर उन्होंने उसकी हत्या की। सांप कब मिला? और सांप एक हाथ नूह है, सांप की पूंछ उसके सीने पे है और गट्टे पे फना धर रखा। और मैंने देख तो यो कहा सब पंचों से क्या मेरा लड़का मारा हुआ है। अम्मा कभी आप तो घर में रहती है, कभी लगा आपको कि वो ऐसा कर सकती है, कुछ उसका चलन कहीं वो संबंध हो रहे हैं? जी हमें विश्वास नहीं था, हम माँ बेटा विश्वास करते, पर साल भर से वो गलत चली गई थी सबकी निगाह में। बताया गया कि अमित को पत्नी के अमरदीप के संबंध की भनक लग गई थी। इसके चलते वो विरोध करने लगा था। इसके चलते दोनों आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। दोनों आरोपी हत्या के साथ खुद को बचाने का तरीका भी तलाश रहे थे। आरोपियों ने गूगल और यूट्यूब के जरिए भी हत्या के तरीके जानने की कोशिश की। इसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश भर की इस तमाम खबरों के लिए हम ऐसे ही हमारी टीम पूरी आपके सामने उपस्थित होती रहेगी पल पल पर। अभी के लिए फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।